डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का लेक्चर ये सीरीज का 12th लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 166 से लेकर 80 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 में दिया है कि एक एग्रीगेट है जो कि 25 mm की ISCU से पास हो रहा है और 20 mm पे रिटेन हो रहा है। तो कि इसकी लिस्ट डायमेंशन है वो किससे कम हो तो उसको फ्लैकी एग्रीगेट्स बोलेंगे। पहले तो हम इसकी एवरेज मीन साइज, जो एवरेज साइज है पार्टिकल साइज, वो निकालेंगे, जो कि होगा जिससे पास हो रहा है और जिसपे रिटेन हो रहा है उनका एवरेज। तो ये आ गया 45/2। अब इसका लिस्ट डायमेंशन इसके 0.6 टाइम्स से कम है तो उसको फ्लैकी एग्रीगेट्स बोलेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13.5 mm। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13.5 mm से कम है इसकी लिस्ट डायमेंशन, तो ये एक फ्लैकी एग्रीगेट होगा। क्वेश्चन 167 में दिया है कि कौन से टाइप ऑफ एग्रीगेट है जो कि एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो कि सब्जेक्टेड टू टेंशन होगा उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो इन जनरल तो कहा जाता है कि राउंडेड एग्रीगेट से इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। उसका रीजन ये है कि राउंडेड एग्रीगेट्स का सरफेस एरिया कम होगा और रेजिस्टेंस जो फ्लोइंग के लिए होगा वो कम होगा, इसलिए वर्केबिलिटी सेम अमाउंट ऑफ वाटर में वर्केबिलिटी अच्छी होगी। ये भी कह सकते हैं कि वर्केबल कंक्रीट बनाने के लिए उतना वाटर रिक्वायर्ड नहीं होगा राउंडेड एग्रीगेट्स में जितना एंगुलर, इरेगुलर और फ्लेकी एग्रीगेट्स में होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वहां पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है एग्रीगेट्स की आपस में बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो रही है, और बॉन्डिंग डिपेंड करती है एक तो इंटरलॉकिंग पे आपस में, और दूसरा सीमेंट पेस्ट के साथ में बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और जो इंटरलॉकिंग है वो राउंडेड एग्रीगेट्स में नहीं हो पाती, क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट्स हैं वो कुछ इस टाइप से होंगे, और अगर एंगुलर एग्रीगेट्स हुए तो वो इस टाइप से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होंगे और उनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो अच्छी होगी। ध्यान रखना, इन जनरल अगर स्ट्रेंथ पूछी जा रही है तो राउंडेड एग्रीगेट्स होंगे, क्योंकि वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में, लेस अमाउंट ऑफ वाटर में अच्छी कंक्रीट बना सकते हैं। बट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो फिर राउंडेड एग्रीगेट्स वहां पर सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है। तो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 168। 168 में दिया है कि एक कंक्रीट है, गिवन वाटर कंटेंट के लिए वर्केबिलिटी कौन सी एग्रीगेट्स को यूज करेंगे तो अच्छी होगी। तो राउंडेड एग्रीगेट्स को अगर हम यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है राउंडेड एग्रीगेट्स का कंपेयरिंग टू एंगुलर, इरेगुलर एग्रीगेट्स। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड है, वो कम होगा राउंडेड एग्रीगेट्स में। प्लस जब कंक्रीट को हम प्लेस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा इनका। राउंडेड एग्रीगेट्स हैं तो इजीली मूव करेंगे, जबकि अगर फ्लैकी या एंगुलर एग्रीगेट्स हैं तो उनमें फ्लोइंग के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और अगर राउंडेड एग्रीगेट्स हैं तो जो वाटर कंटेंट है उसको हम 5 से 10% तक रिमूव कर सकते हैं, और वाटर जितना कम ऐड करेंगे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो ज्यादा अच्छी होगी। क्वेश्चन 169 में दी है फ्लैकी एग्रीगेट्स से रिगार्डिंग स्टेटमेंट, और पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो सारे ही करेक्ट है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। ए में दिया है कि ये वर्केबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड और सैंड है वो इंक्रीज होता है। उसका रीजन ये है कि फ्लैकी एग्रीगेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वाटर रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होगा, सीमेंट पेस्ट भी ज्यादा चाहिए होगा। बी में दिया है कि ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। सी में दिया है कि 15% से ज्यादा डिजायरेबल नहीं है, तो डी होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 170। क्वेश्चन 170 में दिया है कि एक फ्लैकी एग्रीगेट है वो एलोंगेटेड एग्रीगेट होगा अगर उसकी लेंथ है वो किससे ज्यादा हो। तो वैसे तो ये 1.8 टाइम्स होता है, इसको 9/5 भी बोला जाता है, कि जो एवरेज मीन साइज है उसका 9/5 से ज्यादा है अगर जो सबसे लॉन्ग साइज है वो, जिसको हम लेंथ बोलते हैं उसकी, तो उसको एलोंगेटेड एग्रीगेट्स बोलेंगे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन तो है नहीं 1.8 का। यहाँ पर ऑप्शन है इक्वल टू मीन साइज, थ्राइस द मीन साइज, 5 टाइम्स द मीन साइज, ट्वाइस द मीन साइज। तो ऑप्शंस में देखें तो सबसे करेक्ट जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि 1.8 के सबसे क्लोज है वो
2 है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो ये बोनस होगा। ऐसा नहीं है, जो अवेलेबल ऑप्शंस है उनमें मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 171। 171 में पूछा है कि एग्रीगेट को फ्लैकी एग्रीगेट की कैटेगरी में कब रखेंगे, जब उसकी लिस्ट डायमेंशन किससे कम होनी चाहिए। ये 3/5 होता है, 0.6 से भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, इसको सेम है। तो यहाँ पर आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 172 में दिया है कि गिवन वाटर कंटेंट के लिए कौन सा एग्रीगेट हम ऐड करेंगे तो वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी। थिन पार्टिकल्स, एलोंगेटेड पार्टिकल्स, फ्लैट पार्टिकल्स, फ्लेकी पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा। ये सारे ही एग्रीगेट्स ऐसे हैं जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है और जो फ्लोइंग के लिए रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगा, तो इनको जब ऐड करेंगे तो वर्केबिलिटी है वो, अगर सेम वाटर कंटेंट है तो वर्केबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। राउंडेड एग्रीगेट्स ऐसे हैं जिनकी में वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 173। क्वेश्चन 173 में पूछा है कि ग्रेडिंग ऑफ सैंड है उसके कारण किस में वेरिएशंस होंगे। तो ग्रेडिंग ऑफ सैंड के कारण जो डायरेक्टली इफेक्ट होगी वो वर्केबिलिटी होगी। अगर पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स है तो वर्केबिलिटी कम होगी, और वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो वाटर ऐड कर रहे हैं वो इंक्रीज होगा। अगर ज्यादा वाटर ऐड किया है तो कंक्रीट ड्यूरेबल नहीं होगी क्योंकि उसमें फोर्स ज्यादा होंगे। अगर वर्केबिलिटी कम है कंक्रीट की तो वो स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ के लिए एक प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड मिक्सचर होना चाहिए कंक्रीट का, और कंक्रीट अगर प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड नहीं है तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी, और वर्केबिलिटी है वो ऑब्वियसली डायरेक्टली इफेक्ट करेगी हैंडलिंग एंड प्लेसिंग को भी। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, आंसर होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 174। क्वेश्चन 174 में पूछा है कि ग्रेडिंग कर्व में गैप ग्रेडिंग है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है। तो पहले तो ग्रेडिंग अच्छे से समझनी है। मोस्टली 3 टाइप की ग्रेडिंग की हम बात करते हैं। एक होता है वेल ग्रेडेड, एक पुअरली ग्रेडेड, एक गैप ग्रेडेड। ग्रेडिंग का मतलब है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होने चाहिए, ताकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो होल रह रहे हैं उनको छोटे पार्टिकल्स फिल कर दें। जैसे ये वाले पार्टिकल आ गए, इन वाले पार्टिकल्स से फिल करने के बाद में जो होल्स रह रहे हैं उनको लिए और छोटे पार्टिकल्स हो, जैसे कि ये बहुत छोटे छोटे वाले पार्टिकल्स बीच में आ रहे हैं, ये इन होल्स को फिल कर दें तो प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगी, सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट कम होगी। पुअरली ग्रेडेड है मतलब सेम साइज के पार्टिकल्स हैं सारे, जैसे ये है, तो यहाँ पर इतने सारे वॉइड्स रह गए हैं, इनको फिल करने के लिए फिर सीमेंट पेस्ट होगा। दूसरा ये थर्ड जो है ये है गैप ग्रेडेड, जिसमें कि ये बीच के जो ये इस साइज वाले पार्टिकल्स थे, मीडियम साइज वाले, ये मिसिंग है। यहाँ पे बहुत लार्ज साइज के पार्टिकल और बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं। तो कॉम्पैक्शन अगर प्रॉपर देखो तो सबसे ज्यादा वेल ग्रेडेड का है, और सीमेंट पेस्ट का रिक्वायरमेंट भी वेल ग्रेडेड के लिए अच्छा है। तो वर्केबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है वो। पुअरली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड जनरली नहीं यूज किया जाता। अब गैप ग्रेडेड को ग्रेडिंग कर्व पर कैसे डिनोट करते हैं, इसके लिए आपको समझना होगा कि ग्रेडिंग कर्व है वो क्या होता है। ग्रेडिंग कर्व एक कर्व है जो कि परसेंटेज पासिंग बाय मास और जो सीव है उसका साइज है उसके बीच में प्लॉट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे सीव साइज लिया जाता है, जनरली ये लॉगरिथम में लेते हैं हम, जो सीव साइज है उसका लॉग लेके ये वैल्यूज यहाँ पर लेते हैं और लॉग वाला ग्राफ यूज करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज पासिंग है वो मार्क किया जाता है। तो ये देखो ये 0.001 है, इसमें इस डायरेक्शन में जाते हुए पार्टिकल जो सीव साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे हम सीव साइज इंक्रीज करेंगे उससे जो पार्टिकल्स पासिंग है, परसेंटेज पासिंग बाय मास है, वो भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर 3 ग्राफ दिए गए, ये पुअरली ग्रेडेड है जिसमें कि सारे पार्टिकल है वो 0.1 से लेके 10 तक ही है। ये वेल ग्रेडेड का है जिसमें कि 0.001 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 100 तक जा रहा है, मतलब इसमें ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं। ये पुअरली ग्रेडेड है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है गैप ग्रेडेड।
अब कहीं पर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल साइज है वो मिसिंग है, जैसा कि हमने देखा था गैप ग्रेडिंग के डायग्राम में कि कुछ लार्ज साइज के पार्टिकल्स थे, फिर मीडियम साइज वाले मिसिंग थे और बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स थे, तो बीच वाला था वो मिसिंग था। अब अगर यहाँ पर 0.001 साइज के पार्टिकल्स हैं और 10 के पार्टिकल्स हैं, अब जिस रेंज के पार्टिकल्स नहीं है वहां पर ये ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्योंकि परसेंटेज पासिंग बाय मास है वो वहां पर इंक्रीज ही नहीं होगा। जैसे ये लार्ज साइज के पार्टिकल है, छोटे साइज के पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स के लिए ये वैल्यू कुछ आ रही है। उसके बाद मीडियम साइज की जो सीव होगी उससे कुछ भी पास नहीं होगा, सिर्फ जो पहले पास हो रहे थे स्मॉल साइज वाले वो ही पास होंगे। तो ये लाइन ऊपर ना जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि ये परसेंटेज है वो बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मीडियम साइज के पार्टिकल्स यहाँ पे है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 5 mm, ये 0.5 mm की साइज का है, ये 10 mm की साइज का है, तो 0.5 mm की बाद 6 mm, 8 mm इनके जो सीव्स हैं उनके लिए जो परसेंटेज पासिंग बाय मास है वो वही रहेगा जो कि 0.5 mm वाले के लिए था। तो ये लाइन ऊपर नहीं जाएगी, ये परसेंटेज पासिंग बाय मास है वो सेम रहेगा। तो ये हमने बात की आइडियल के लिए, इतना आइडियल नहीं होता। थोड़ी सी अगर ग्रेडिंग कर्व कहीं पर हॉरिजॉन्टल होती है, अगर पार्टिकल साइज मिसिंग हो, तो एग्जैक्टली जैसे डायग्राम में देखा था वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन था। एक्चुअल में इस टाइप की सैंड है वो नहीं अवेलेबल होती। तो ये गैप ग्रेडेड है जहां पर ये यहाँ पर कुछ पोर्शन है इस कर्व का जो कि हॉरिजॉन्टल हो गया है, देन उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो ये पार्टिकल साइज जो यहाँ पर दिया गया है ये इसमें मिसिंग होगा, और मिसिंग जो पार्टिकल साइज है जो गैप ग्रेडेड पार्टिकल्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 175। क्वेश्चन 175 में पूछा है कि 10 mm और 4.75 mm की जो IS सीव है उसके कौन से टाइप के एग्रीगेट्स के लिए ग्रेडिंग में यूज किया जाता है। तो ग्रेडिंग में हम सेट ऑफ एग्रीगेट्स यूज करते हैं, सेट ऑफ सीव्स यूज करते हैं, जैसे कि 80 mm हो गया, 40 mm, 20 mm, इन डिफरेंट साइजेस की सीव को एक के ऊपर एक रख के उससे सीव एनालिसिस करते हैं। अब 4.75 से बड़े जो पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल्स है वो होंगे कोर्स एग्रीगेट, जो छोटे हैं वो फाइन एग्रीगेट्स। तो 10 mm को हम फाइन एग्रीगेट्स में तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि 10 mm से तो सारा का सारा फाइन एग्रीगेट्स ही पास हो जाएगा, तो 10 mm को फाइन एग्रीगेट्स में नहीं यूज करेंगे। इसका आंसर आपको काफी जगह ऑप्शन डी मिलेगा, बोथ ए एंड बी, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा ओनली कोर्स एग्रीगेट। रेफरेंस भी मैंने यहाँ पर दिया है, आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 176। क्वेश्चन 176 में पूछा है कि एक ग्रेडिंग कर्व है वो 20 mm से 4.75 mm के बीच में हॉरिजॉन्टल है, तो इस ग्रेडेड एग्रीगेट्स में कौन सी साइज के पार्टिकल्स मिसिंग है। तो ये ग्रेडिंग कर्व होता है जिसमें यहाँ पे परसेंटेज पासिंग पार्टिकल्स होते हैं बाय मास, और यहाँ पर सीव साइज लिया था। जनरली इसको लॉग में लेते हैं, मैं ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ समझने के पर्पज से। तो ये जैसे 4.75 की सीव का साइज है, ये 20 mm यहाँ पर हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, जैसे जैसे हम सीव का साइज बढ़ाएंगे परसेंटेज पासिंग एग्रीगेट से वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बड़े साइज के पार्टिकल्स लेंगे, कुछ और पार्टिकल्स होंगे जो उससे पास हो जाएंगे बड़े सीव की साइज से, तो ये परसेंटेज पासिंग बढ़ता जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल जो सैंपल ऑफ एग्रीगेट्स हमने लिए हैं उसमें एग्रीगेट्स हैं वो या तो 4.75 mm से छोटे हैं या 20 mm से बड़े हैं। इस केस में अगर आप 15 mm की सीव से पास करा रहे हो तो वही पार्टिकल्स पास होंगे जो 4.75 mm की सीव से पास हो रहे हैं। तो इसके बाद ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि बीच के साइज के पार्टिकल्स हैं वो एब्सेंट है। तो अगर आप 15 mm 16 mm की सीव ले रहे हो तो उससे परसेंटेज पासिंग है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, ऊपर नहीं जा रहा है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसमें 4.75 से 25 के बीच के और 4.75 एंड 25 साइज के पार्टिकल्स भी मिसिंग होंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा वो डी होगा, 10 mm के बीच का, और ये दोनों पार्टिकल साइज है ये भी मिसिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 177। क्वेश्चन 177 में पूछा है कि सीमेंट कंक्रीट डैम में मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट्स क्या है। इन जनरल ज्यादातर वर्क के लिए 20 mm होता है। कहीं भी फ्लो ऑफ कंक्रीट को सेक्शंस में फ्लो नहीं करवाना है, कोई थिन सेक्शंस वहां पे नहीं है, इस केस में 40 mm मैक्सिमम एग्रीगेट साइज यूज किया जा सकता है।
अगर थिन सेक्शंस तो है तो ये 10 mm होगा। और एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स है वो मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेन बार्स है उससे 5 mm लेस होना चाहिए। ये मेंस बार है, इनके बीच की डिस्टेंस से 5 mm कम होना चाहिए मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, ताकि यहाँ पे बीच में कंक्रीट जो है वो इजीली फिल की जा सके। और 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर टू द रेनफोर्समेंट। अगर इस टाइप से ये बीम है और ये कवर है तो इस कवर से भी 5 mm स्मॉल साइज का एग्रीगेट्स हमें यूज करना है। अगर बड़े साइज के एग्रीगेट्स लेंगे तो यहाँ पर इजीली आएंगे नहीं, प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 178। क्वेश्चन 178 में पूछा है कि फ्लोर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज है वो क्या है, तो ये 10 mm होगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, थिन सेक्शन है तो वहां पर 10 mm है वो मैक्सिमम परमिसिबल साइज है एग्रीगेट्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 179। क्वेश्चन 179 में पूछा है कि मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट्स कौन सा सरफेस टेक्सचर के अकॉर्डिंग। तो स्मूथ और सरफेस और जो रफ सरफेस है उसको कंपेयर करें तो रफ सरफेस बेटर होता है क्योंकि वहां पे पोर्स हैं, और सरफेस है वो रफ है तो उसमें बॉन्डिंग होगी वो प्रॉपर होगी। और स्मूथ और ग्लासी में कंपेयर करेंगे तो ग्लासी है वो सबसे वीक कंक्रीट प्रोवाइड करेगा, तो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सरफेस है इसकी काफी स्मूथ एंड उसमें पोर्स नहीं होंगे और रफ नहीं है, शाइनिंग सरफेस है। क्वेश्चन 180 में दिया है कि दिए गए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करो। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन डी। जस्ट जो एग्रीगेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं। पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें एग्रीगेट्स को तो हैवी वेट, नॉर्मल वेट और लाइट वेट एग्रीगेट्स होते हैं। शेप ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो राउंडेड, इरेगुलर, एंगुलर एंड फ्लेकी एग्रीगेट्स होते हैं। सरफेस टेक्सचर के अकॉर्डिंग करें तो ग्लासी, स्मूथ, ग्रेनुलर, रफ, क्रिस्टलाइन, हनीकॉम्ब एंड पोरस स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो डी यहाँ पर आंसर हो गया। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।